अब बात कुछ ऐसी है नाजरीन कि आप शायद इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो, लेकिन बैनुल-अक़वामी हालात, मामलात, वाक़यात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो भी रहे होते हैं किसी भी मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल से। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो ना सिर्फ के मुतासिर होते हैं बल्कि मुतासिर करते भी। अब हमें इस चीज़ को समझना है कि पाकिस्तान मावरा होकर बैनुल-अक़वामी हालात, मामलात से नहीं चल सकता। हमारी मईशत भी जो है वो इन उसूलों के ताबे है जो दुनिया भर के अंदर लागू। कुछ ममालिक की ख़ित्तों में जारादारियाँ हैं, डोमिनेशन है, डोमिनेंस है, कहीं वसाइल पर यानी रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताकतें और क़ुव्वतें लगी हुई हैं। और पाकिस्तान ऐसा तस्वुर करता है कि शायद इन तमाम चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम अलहदा होकर IMF के साथ डायलॉग कर रहे हैं, हम अलहदा होकर वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम अलहदा होकर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ बात कर रहे हैं, हम अलहदा होकर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बात कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि ये जो मुख्तलिफ़ मालियाती इदारे हैं और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तरक्याती इदारे हैं, ये एजेंडे के तहत चलते हैं। एजेंडा कोई भी हो, एजेंडा तरक्की भी हो सकता है, बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम की हिफाजत भी हो सकता है, बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम की हिफाजत भी हो सकता है, बैनुल-अक़वामी तिजारती निज़ाम की भी हिफाजत हो सकता है, लेकिन एजेंडा होता है। और उस पूरी तस्वीर के अंदर आपको अपनी जगह तलाश करनी होती है कि आपकी जगह कहाँ बनती है। हम ज़िद्दी हैं, बात मानने से इनकार करते हैं, ये समझते नहीं हैं कि ख़ित्ते के अंदर हमारा जो अहम किरदार है हम उसको अदा करेंगे तो फिर हम एजेंडे का हिस्सा बनेंगे। ये कोई बहुत पेचीदा किस्म की साजिश नहीं है। कोई बेवकूफ़ आदमी भी ये समझ सकता है, शायद पाकिस्तान में कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी भी ये समझ सकता है कि वो जिस भी शख्स के साथ बात कर रहा है वो शख्स, वो कौम, वो इदारा, वो मुल्क हमेशा अपना मुफाद सामने रख के आपसे गुफ्तगू कर रहा होगा। कोई ना कोई काम होगा, उसको कोई ना कोई अंडरलाइंग एजेंडा होगा। हम समझते हैं कि ये कोई साजिश है। दुनिया भर में हम तो एक कदम भी उठाते हैं तो हम अपने मुफाद की खातिर उठाते हैं। कितने ही लोग मैंने देखे कि सुबह शाम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, उनके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा, भाग गए, इमिग्रेशन लेके भाग गए, दूसरे मुल्क चले गए, दूसरे ममालिक में नौकरियां शुरू कर दी, गोरी से शादी कर ली, पाकिस्तान लौट के कभी ना आए, लेकिन जब तक यहाँ रहे डिस्को डांस करते रहे, फेसबुक पर पाकिस्तान के नक्शे लगाते रहे और वी लव यू, आई लव यू पाकिस्तान के नारे आज भी अपने सोशल मीडिया पर लगाते हैं, लेकिन मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मैं कहूँगा कि बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं इनको नाकिसुल अकल भी तस्वुर कर सकता हूँ। मैं इनको बिल्कुल मुहिब वतन नहीं मानता। मैं ऐसे लोगों को क्यों तस्वुर करूँ कि ये हमारे निज़ाम या सिस्टम का हिस्सा है। ये लोग मुल्क के लिए काफ़ी दफ़ा काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं, जैसे कि आजकल अब आप देख रहे हैं कि जो मामलात हो रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका कितना मस्बत या कितना मनफी किरदार है आपके सामने आ गया। किसी के ख़िलाफ़ नहीं, कोई सियासी बात नहीं, सीधी सादी बात कर दी आपके सामने। समझ तो आप गए होंगे मेरी बात की गहराई को। हमारा प्रोग्राम सियासी नहीं। दुनिया में सियासी तूफ़ान आया खड़ा हो, पाकिस्तान में एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो, लेकिन मैं बिल्कुल टेंजेंट मईशत की बात शुरू कर दूंगा, क्योंकि पेट में रोटी होगी तो दुनिया हसीन दिखेगी, खाली पेट तो रांझा भी हीर से मोहब्बत ना करता। ये मैं बता दूँ आपको। हाँ, अपने जहन को आप समझ लें इस बात। अच्छा, आप मईशत की तरफ आ गए। लोग मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ये तस्वुर कर रहे हैं कि टीवी एंकर ही बैठ के मुल्क के सियासी हालात का भी, सियासी मंजरनामे का भी जायज़ा भी पेश करें और सियासी मुश्किलात और पेचीदगियों का हल भी निकाल के दें। ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह क्योंकि मैं बिज़नेस का प्रोग्राम करता हूं, अगर आप जहन में ये लिए बैठे हैं कि मैं प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करके किसी तरह तमाम मसाइल का हल निकाल दूंगा, तो आप दीवाने की जन्नत में रहते हैं। और अगर आप भी सोचते हैं कि आप हल निकाल लेंगे तो आप और ज़्यादा बड़े दीवाने की जन्नत में रहते हैं या दीवाने हो गए हैं। आपको इलाज की ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ दवाएँ, डॉक्टर और क्या कहते हैं आजकल तो वो लिटा के कुछ बताते हैं, क्या कहते हैं उसको, लिटा के बताते हैं कुछ। वो मैंने देखा है अमेरिका के अंदर, कोई ज़रा सा भी अगर किसी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो तो वो लिटा देते हैं, फिर बताते हैं भाई तुम्हारे साथ ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। खैर एनीवे, आगे समझ तो आप गए होंगे।
तो अब बात यह है कि आपके साथ जो मसला है आप उसे समझ नहीं रहे। ये मसाइल का हल ना तो मैंने आपने निकालना है, ये मसाइल का हल अगर हम लोग तजवीज़ भी कर दें तो सुनने वाला सुने न सुने उसकी मर्ज़ी है। ये करेक्ट फोरम मीडिया नहीं, मीडिया हाईलाइट कर सकता है, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को रेज कर सकता है, उनके सपोजिट प्रपोज सॉल्यूशंस बता सकता है, लेकिन कतई मैं आपको बता दूं कि किसी पर पाबंदी नहीं है कि वो मसले का हल निकाले या हमारी राय ले। हल किसने करना है? हल उन्होंने करना है जो इस वक्त मनसब पे या ओहदे पे बैठे हैं और उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं हाथ? पाकिस्तान माशी बहरान का शिकार है। इस बहरान या इस बहरानी कैफियत में एक दिन में नहीं पहुंचे हम, सालों लग गए। इसमें झूठ की एक बहुत बड़ी और वसी चादर भी है जो हमने पूरी मईशत के ऊपर बिछाई हुई है। बिल्कुल देखा होगा ना आपने, जैसे कचरा, मलबा या कबाड़ जो होता है उसके ऊपर जब चादर बिछा देते हैं तो उससे समझ लेते हैं कि ये छुप गया। बिल्कुल इसी तरह हमारी मईशत के अंदर जो गंद है, जो हमने सालों से जमा किया है, जिसमें झूठ, फरेब, फ्रॉड, धोखाधड़ी, करप्शन और इकोनॉमी के भी जो बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें लैक ऑफ डिप्लीशन कह लीजिए, ख़ुद कफ़ील होने के लिए जो माशी तब्दीलियाँ या इस्लाहात करने की ज़रूरत थी वो भी नहीं किए गए। हमारे मुल्क का जो ये एक तरह का मलबा है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, ये भी उसके अंदर शामिल है। इस पर हमने चादर डाली हुई है। मसाइल सबको पता है, हल भी पता है, आप निकालना ही नहीं चाहते, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। बिल्कुल जैसे नशई है। नशई देखा कभी आपने देखा कभी नशई? नशई जो होता है ना, उसको देखें आप, उसको आप बोलें नशा छोड़ दो, तुम्हारे प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, तो आपसे यही पूछता रहेगा जैसे 3 साल आंटी अंकल पूछते रहे सोल्यूशन तो बताएं, सोल्यूशन तो बताएं। वो पूछता रहेगा सोल्यूशन सीधा साधा है, नशा छोड़ दे तू ठीक हो जाएगा, नशा छोड़ दे ठीक हो जाएगा। लेकिन नशा नहीं छोड़ेगा। बोलेगा नशा छोड़ दूंगा पेट में दर्द हो जाएगा, नशा छोड़ दूंगा पेचिश लग जाएंगे, नशा छोड़ दूंगा नींद नहीं आएगी। इसी तरह आपको भी पता है कि आपकी मईशत के क्या मसाइल हैं और हर क्या है, लेकिन आप निकालना नहीं चाहते। शमसुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक नायब सदर KCCI, मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं आपको शो में शमसुल इस्लाम खान साहब। जी शुक्रिया। शमसुल इस्लाम खान साहब, उर्दू की एक कहावत है कि बीवियां हमेशा दूसरों की अच्छी लगती हैं और बच्चे हमेशा अपने। प्रॉब्लम यह है कि मईशत भी दूसरे की बीवी की तरह तस्वुर कर लें। प्रॉब्लम यह है कि ये गलत मिसाल हो गई, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बात कुछ ऐसी है कि हमारे यहाँ एक पेचीदा मसला मईशत का है और ना मेरे आपके सोचने, तजवीज़ करने या मसले का हल निकालने से कोई फ़र्क पड़ेगा। फिर भी ये घरों में बैठ के ड्राइंग रूमों के अंदर खिचड़ी क्यों पकाते रहते हैं कि मईशत के मसाइल का ये हल है और मईशत की मसाइल का वो हल है। आप फैक्ट्स पे बात करते हैं, पिछली दफ़ा आपने फैक्ट्स कोट किए थे। मैं आपके सामने एक फैक्ट कोट करना चाहूँगा, बहुत छोटा सा फैक्ट है, पता नहीं आप मेरी नफ़ी कर दें, मुझे गलत कह दें, मुझे झूठा कह दें। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से अब 5वां सबसे बड़ा मुल्क बन गया है सर। पहले छठा था, अब 5वां सबसे बड़ा मुल्क बन गया है और रकबे के लिहाज से हम 33वें नंबर पर आते हैं। मुख्तलिफ इंटरनेट सोर्सेज मुख्तलिफ चीज़ें बताती हैं, लेकिन 5वें नंबर पर आबादी वाला मुल्क 33वें नंबर पर आता है रकबे के हिसाब से। मईशत के अंदर सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है। आप वसाइल से माला माल कैसे हैं मुझे ये समझा दें। अगर आप मुझे समझाने में कामयाब हो गए और मैं समझ गया तो मैं यकीन करें मैं सियासत छोड़ दूंगा। माजरत जी शुक्रिया अली साहब। देखे माला माल तो हैं, लेकिन वो माल है जो ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ है। आपने अभी एरिया का बताया, पाकिस्तान में जो लैंड पड़ी हुई है, जो कल्टीवेशन जिस पे हो रही है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो है बगैर किसी काश्त के वो बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। और हमारे यहाँ एक शुरू से एक आदत बनी हुई है कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ नहीं करते और हम अपने हथियार बढ़ा के और बोरो करने की एडिक्शन की बात, जैसे आप थोड़ी देर पहले आ रहे थे, वो एडिक्शन हो गई है हमें बोरो करने की। हमारे पास जो इस वक्त मसला है कि आपके पास जो सरमाए की किल्लत है पाकिस्तान में, वो सरमाया डॉलर में भी है और रुपए में भी है। प्राइवेट सर, लेकिन मेरी कंटेंशन थी ये पूछने की, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और ताजिर सनतकार बिरादरी में कम लोग ऐसे हैं जो
आप जितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन सर इन रियलिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द अंडरलाइंग फैक्ट के हम 5th मोस्ट पॉपुलस हैं, 33rd बाय एरिया हैं, हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल ही नहीं है। मैं आपसे साइंटिफिक बात कर रहा हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि हम साइंटिफिकली बात करते हुए वी आर नॉट ए सस्टेनेबल इकोनॉमी। हमें इकोनॉमी के अलावा कुछ करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। अगर ये मानने के लिए आप तैयार हो या मुझे समझाएं तो फिर मैं बात मानूंगा आपकी। देखिए अली साहब, जो आप बात कर रहे हो, अगर जो इस वक्त स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, अगर उसी स्ट्रक्चर में रहते हुए हम बात करें तो फिर तो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर हम उसको इस्तेमाल ही ना करें। आपने मिसाल दी आबादी की कि पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्री हो गया बाय पॉपुलेशन। हमसे बड़ा जो है चाइना नंबर 1 पे आता है, उसके बाद जो है इंडिया आ जाता है पॉपुलेशन में। लेकिन वो सारे के सारे अपनी पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वक्त था, आप मिसाल दिया करते थे चाइना की कि इतनी आबादी बढ़ गई है कि चाइना के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा और चाइना के पास कुछ करने को कुछ नहीं होगा। लेकिन आज देखें कि चाइना जो है इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुकी है। बात यह है कि आपके रिसोर्सेज को आपको इस्तेमाल करना आता हो और आपको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना आता हो। पाकिस्तान ने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं किया। आज भी हम जो है अपने तांबे के, सोने के ज़खायर जो है वो गैर मुल्कियों को चंद डॉलर के एवज दे के बैठे हुए हैं। हमारे पास जो मिनरल्स हैं, जो हमारा एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, उसको हम पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन करंट स्ट्रक्चर सर, करंट स्ट्रक्चर मैं आपकी 100% बात मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में सोल्यूशन चाहिए। अब इशू ये है कि करंट स्ट्रक्चर के अंदर आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि सस्टेनेबल नहीं है। इफ्स एंड बट्स पे बात किए बगैर आप बताएं कि अब किस तरह होगा। IMF कर्जा दे दे या हर चीज हो जाए, सब सेट हो जाए, सब चीजें हो जाए, लेकिन व्हाट देन, उसके बाद क्या होगा? सस्टेनेबल है ही नहीं ना करंट स्ट्रक्चर में, कुछ तो नया करना पड़ेगा। अली साहब, यही मैं बता रहा हूं कि आपके पास जो है 6 से 7 बिलियन आपको चाहिए। जो हुकूमत के जो ऑफिशियल डेटा आया है कि 6 से 7 बिलियन डॉलर चाहिए जून तक के लिए, जो आपको फाइनेंसिंग की जरूरत पूरी करनी है, जबकि आपके किटी में अराउंड 4 बिलियन डॉलर पड़े हैं। तो आप बिल्कुल, आप जैसे देखोगे कहोगे यार वाइबल ही नहीं है, कहाँ से पैसे लाएंगे। हमने चाइना की IPPs जो यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसमें ज्यादातर कोल के भी हमने प्लांट लगाए हैं, उनकी जब पेमेंट नहीं करेंगे और चाइना ही जो हमें रेस्क्यू करने आता है, तो फिर हम कहें कि जी आप हमें मजीद और दे दो, तो पहला अक्लमंद आदमी तो ये कहेगा ना कि पिछले पैसे तो दो जो मैंने इन्वेस्टमेंट। श्रीलंका को बैंकरप्ट इन्होंने ही तो किया सर, बुरा ना मानिएगा, श्रीलंका को तो चाइना ने बैंकरप्ट किया ना एक तरह से। लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो यही सुना है कि बेवजह के एयरपोर्ट और फजूल की पोर्ट सिटीज और फजूल की इन्वेस्टमेंट्स करवा दी श्रीलंका की, श्रीलंका बर्बाद हो गया। अब हम भी उसी बर्बादी के पाथ पे जा रहे हैं। हमने भी सीपेक जैसा एक फजूल और बकवास मंसूबा अंडरटेक कर लिया, फजूल में मशीनरी मंगवा ली, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, हमने फजूल में पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो हमने भी अपना वही नुकसान किया। हम भी इसी चक्कर में ही तबाह होंगे। देखिए, कोई भी किसी भी मुल्क को तबाह करने में किसी गैर मुल्क का असर इतना नहीं होता जितना हमारा अपना खुद का होता है। आपने श्रीलंका की मिसाल दी, श्रीलंका को भी श्रीलंका के राजाओं ने उसको इस पोजीशन पे पहुंचाया कि वो डिफॉल्ट हो गया। वो भी पॉपुलर डिसीजन कर लेते रहे, वो भी उन्होंने हर चीज मुफ्त दो आवाम को और इलेक्शन जीते रहो, और ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जिसकी डिपेंडेंसी फॉरेन के ऊपर थी। अगर एयरपोर्ट चलाना है तो वो भी फॉरेनर्स लैंड करेंगी, फ्लाइट्स आएंगी तो आपका होगा। पोर्ट आपने इतना बड़ा बनाया कि उसके पास अगर वेसल्स आएंगी तो आप चलेंगे ना। लेकिन आपको ये देखना चाहिए था उनको भी, राजाओं को, कि आपके रीजन में एक बड़ा जो है UAE की जबल अली की पोर्ट, UAE पोर्ट है, फिर साथ ही आपके इंडिया बहुत बड़ा शिपिंग इंडस्ट्री बन चुका है, उसके बाद सिंगापुर उस रीजन में है। तो इन बड़े बड़े जिनों के होते हुए श्रीलंका जैसा जो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा कि वो अपनी पोर्ट को चला पाएगा, नहीं चला पाया और रेवेन्यू की कमी हुई और आखिरकार वो पोर्ट भी उनको नहीं, जैसे हम हम्बन टोटा, जैसे वो लोग श्रीलंका वाले हम्बन टोटा के पीछे पड़े रहे, हम भी जमीन का एक टोटा जिसका नाम गवादर है, हम उसके पीछे पड़ गए। हम हम्बन टोटा के चक्कर में, उन्होंने कहा जी हम्बन टोटा बहुत जबरदस्त हो जाएगा, तो हम्बन टोटा करते करते श्रीलंका ठप हो गया। अब आप गवादर जैसा टोटा लेकर शुरू हो गए कि ये जमीन का टोटा हमारा दुनिया का पता नहीं बेस्ट पोर्ट है, पता नहीं क्या है, ये है वो है। उस पागलपन में खुद को तबाह कर लिया। देखिए, वही मैं बता रहा हूं कि आपको जब गवादर का पोर्ट आपने बनाया तो इसको सबसे बेस्ट इसका यूज ये था कि इसको ट्रांजिट के लिए और यहाँ पर जो आपका जो CIS कंट्रीज तक का जो आपकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वहां तक की जो आपकी एक्सपोर्ट और ट्रांजिट के लिए आपको फैसिलिटी देनी थी, लेकिन आपने उसके ऊपर
एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।